उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास नाइन्थ की मैथ का एक्सरसाइज 1.1 समझेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है। मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, अगर आपको उससे लाभ पहुंच रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम क्या होती है और इसके बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले नंबर सिस्टम जानने के लिए यानी संख्या पद्धति समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि संख्या क्या होता है। संख्या यानी नंबर क्या होता है, जिसकी मदद से हम लोग कुछ गिन सकते हैं, वही संख्या होती है। लेकिन इसमें एक समस्या हो जाती है। जैसे आप किसी संख्या को 0 से तो नहीं काउंट कर सकते हैं, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि संख्या हुआ है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही आपकी संख्या है। मात्र इन 10 की मदद से ही दुनिया का कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। ये तो संख्या हो गया। जब भी संख्या पद्धति आएगा तो इसके बहुत सारी इसमें विशेषताएं भी शामिल हो जाते हैं। तो संख्या मतलब केवल 0 से लेकर 9 तक, अब पद्धति मतलब इसमें और भी बहुत कुछ शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप समझ गए। तो आप संख्या समझ गए क्या होगा, 0, 1, 2, 3। तो कुल संख्याएं कितनी है, 10 है। ठीक है, हम लोग आगे सीखेंगे डेसिमल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए। ये तो आप संख्या समझ गए। फिर जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। आपके नोट्स में जो आपको दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं, और उसको सामने रखकर वीडियो देखेंगे तो और आपको लाभ पहुंचेगा। ठीक है, जस्ट लाइक अब रिवीजन भी हो जाएगा। जो नए लोग हैं या मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनके लिए तो लाभदायक होगा ही। जैसे प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या कहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जो आएगा, 6, 7, 8, 9, 10 सभी को हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग इसको बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, वो भी सही है। मतलब प्राकृत संख्या की मदद से ही हम किसी चीज़ को या किसी को भी या कुछ भी काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। तो याद रखेंगे प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ख़त्म कहाँ से होती है, 10 पर कि 11 पर, जी नहीं, ख़त्म ये होगा ही नहीं। प्राकृत संख्या ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आप जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन प्राकृत संख्या ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो ये जानकारी नहीं है, ये अनंत हो सकता है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारा प्राकृत संख्या एक साथ रहेगा तो उसको आप इन से दिखा सकते हो, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। ठीक है, आगे देखिए। तो याद रखेंगे कि प्रथम प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा, प्रथम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, इसके बारे में तो आप कुछ नहीं कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये अनंत का सिंबल है। ठीक है, आगे देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। देखो जो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इतना हो जाएगा, ये तो आपका प्राकृत संख्या हो गया। लेकिन प्राकृत संख्या के पहले अगर आप शून्य लगा देते हो, 0 लगा देते हो, तो ही क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। सबसे बड़ी ये भी नहीं मालूम है, तो याद रखेंगे। जब बहुत सारी पूर्ण संख्या एक साथ लिखा गया हो तो इसके सिंबल W से दिखाते हैं। बोल सकते हो कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से दिखाते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। सॉरी, आगे देखेंगे आप पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है, जैसे यहाँ तो आप समझ गए, ये है आपका, ये क्या है बताओ आप, क्या है जी, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में अगर आप माइनस संख्या ऐड कर देते हो, ये ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या ये -4 के बाद नहीं होगा, होगा, -5 भी होगा। तो
तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि पूर्णांक क्या हो जाता है, जिसमें पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, और आप 9th क्लास के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप जानकारी ले लीजिए ये। ठीक है, अब इसके संग्रह को, यानी कि पूर्णांक संख्याओं के संग्रह को जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जेड से। 9th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में लिखा है कि जर्मन शब्द जेहलीन से बना है जी। जर्मन शब्द जो जेड है, ये जो इसके संग्रह को जेड से दिखाते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है एनसीईआरटी के बुक में कि जेड जर्मन शब्द, ये जो जेड है ये जर्मन शब्द किससे बना है? जेहलीन से। ठीक है, जेहलीन से बना है। ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है जी? गिनना होता है। जेहलीन का मतलब क्या होता है? गिनना। किस शब्द में? जर्मनी शब्द में। एक और शब्द है जहल, JAHL। जहल का मतलब होता है संख्या। जहल का मतलब क्या होता है? संख्या। हो सके तो आपसे ऑब्जेक्टिव में, आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछा जा सके। आगे देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर। आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि अभाज्य संख्या को, या अभाज्य संख्या के एक और नाम से जाना जाता है, अभाज्य संख्या को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे उसका नाम बता सकते हो कि अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? इस इंग्लिश में तो प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए अभाज्य संख्या में, कि अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसे एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग उसमें नहीं लगे, उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। अभाज्य संख्या में 2 में केवल 1 से भाग लगेगा और 2 से लगेगा, 1 में केवल 1 से लगेगा और 3 से लगेगा, 5 में केवल 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 में 1 से लगेगा और 7 से लगेगा, लेकिन 9 में 1 से लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा। तो इसे हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। अभाज्य संख्या वह है जिसमें 1 से लगे और उससे लगे और किसी संख्या से भाग उसमें नहीं लगे, वही उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। जैसे 13 1 से लगेगा और 13 से लगेगा, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, ध्यान में रखिए। 2 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और ध्यान में रखेंगे 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुका है, मैं ये भी शायद यहाँ बोला सम अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य नहीं बल्कि सम अभाज्य संख्या होता है। ध्यान में रखेंगे 2 को क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या बोलेंगे, स्व अभाज्य संख्या नहीं। स्व अभाज्य संख्या दूसरा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहे हैं। सॉरी, एक है स अभाज्य संख्या। 2 स्व अभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर। ये क्या होता है जिसे समझेंगे हम। जैसे देखो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 7 9, ठीक है, 9 11, 11 13 और हो जाएगा 3 5। ठीक है, आप बोल सकते हो कि सभाज्य संख्या वह है जिसका मौसा 1 होता है। जिसका मौसा क्या होता है? 1। जैसे 7 और 9 का आप मौसा निकालिएगा, 1 गुने 7 और 1 गुने 9 हो जाएगा, तो इसका मौसा कितना आएगा? 1 आएगा। इस तो हम सभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? कि वह संख्या जिसका मौसा क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सभाज्य संख्या। जैसे 7 9, 9 11, 11 13, 3 5। ठीक है, उसे हम ये एक यहाँ एक और एग्जाम्पल आप कह सकते हो, या एक अन्य तरीके से आप इसे परिभाषित कर सकते हो कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो। जैसे इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर देखिएगा तो 1 होगा, तो इस अवस्था में इसे आप क्या बोलोगे? सभाज्य। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे कि यह सभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो यह सभाज्य हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही। क्यों होगा? ये सभाज्य ये होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर एक प्रश्न है कि सभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और बात समझना होगा, इसे आप सभाज्य की संख्या में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपका क्या विचार है? सभाज्य में किया जाए कि नहीं किया जाए? लेकिन जनरली देखा जाए तो इसमें कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस का होता है। इसमें 2 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है,
तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब में 2 का डिफरेंस है, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन ये सअभाज्य संख्या है। अगर आप इसका HCF निकालोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ध्यान रखिएगा 4, 5 भी क्या होती है, सअभाज्य संख्याएं होती है। मसा मतलब 1 होना चाहिए, चाहे कोई भी संख्या हो, ठीक है। ये भी आप अंतर नहीं रखेंगे कि 2 का अंतर होता है, इससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। मसा केवल 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे आप सअभाज्य संख्या के रूप में शामिल करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे अब सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, मतलब वह उस संख्या को आप सम संख्या कहोगे जिसमें 2 से भाग करने पर सीधे भाग लग जाए, कोई शेष वगैरह नहीं बचे, उसे आप क्या बोलोगे, सम संख्या बोलोगे, ठीक है। जिसे पूरा 2 से भाग लग जाए, इसमें पॉइंट वगैरह नहीं आए, ठीक है। जैसे आप 3 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा ना। तो ये 3 सम संख्या नहीं है। सम संख्या आप किसे कहोगे, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, ये समझ गए होंगे आप। आगे देखिए विषम संख्या। विषम संख्या आपका हो जाएगा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या हो जाएगा इसमें, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ऑड नंबर क्या होता है, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे। अगर आप जो भी यहाँ संख्या आप देख रहे हो, 1, 3, 5, 7, 9, जो भी आपको दिख रहा है, इसमें अगर आप 2 से भाग करते हो तो उसका वैल्यू किस में आएगा, डेसिमल यानी दशमलव में आएगा। जैसे 15 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा, ठीक है। 5 में करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। इसमें आप करोगे तो 4.5 आएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। मतलब वह संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर पूरा वो संख्या नहीं कटे, ठीक है, शेष रह जाए, वैसे संख्या को आप क्या बोलोगे, विषम संख्या, ठीक है। आगे देखिएगा यौगिक या भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इसमें यौगिक या भाज्य संख्या उसे उसे कहते हैं कि जिसका 1, 2 से अधिक गुणनखंड हो। यौगिक या भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसका क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 4 को ले लो तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 14 का देख लो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। 2 से अधिक गुणनखंड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर 9 भी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 9 भी होना चाहिए, ठीक। क्योंकि 9 में भी क्या होता है, 1 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है और 9 से भी भाग लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर 17 लिखूँगा, 17 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 होगा और 17 होगा, ठीक है। या गुणनखंड कहने से मतलब केवल इसमें 1 से भाग लगेगा और 17 से भाग लगेगा। 4 का गुणनखंड करने का मतलब जो इस संख्या से इसमें पूरा भाग लग जाए, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा और 4 से लग जाएगा। तो फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वह है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन है, तो आप क्या बताओगे जी, 4 बताओगे। आगे देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा, संपूर्ण संख्या, ठीक है। संपूर्ण संख्या इसको बोला जाता है परफेक्ट नंबर, ठीक। ये क्या होता है ज़रा इसे समझ लिया जाए। जैसे मैं यहाँ 6 का गुणनखंड ले रहा हूँ, 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 6 हो जाएगा। अब सबको आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हो गया 12, काउंट कर सकते देख सकते हो, 1, 3, 3, 6, 6, 12। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग
उस संख्या के क्या हो, दुगुना हो, उस संख्या का क्या हो, दुगुना हो, इस अवस्था में उसे हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 3 5 सॉरी 1 2 3 6 हो जाएगा, 1 2 3 6 हो जाएगा। सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 तो क्या 12 6 का दुगुना है कि नहीं है, तो दुगुना है। तो इस अवस्था में आप कह सकते हो कि संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंडों का योग क्या हो, उसके उस संख्या का दुगुना हो। जैसे आप 28 का करके चेक कर सकते हो। ठीक है, 28 का चेक करोगे तो यहाँ 56 आ जाएगा। जैसे 1 2 7 14 सबका और फिर 28। ठीक है, इसको ऐड करिएगा तो 56 आएगा, तो 56 इसका दुगुना है, तो 28 और 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। घबराइए मत, ये आपको 6th क्लास में सीखना था। ठीक है, आप 9th क्लास में हैं, हो सके तो कोई विद्यार्थी इसे जानता भी हो। आगे देखेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। देखो, कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो। p और q क्या होना चाहिए जी, पूर्णांक, और जो q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे आप क्या बोलोगे, परिमेय संख्या। ये कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो, साथ ही साथ p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखो 2/3 -5/2 4 0 1/4, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। ध्यान में रखना 0/1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपसे पूछा जाएगा 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है। क्यों है, क्योंकि इसके नीचे 1 हो सकता है। लेकिन वही आपसे कहा जाए कि 5/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि इसका शर्त क्या है कि जो q होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए, समझ गए। तो ध्यान रखना है। तो अगर दोनों संख्याएं भी माइनस में होगा तभी उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और साथ ही साथ जैसे 20/10 है, तो इसे आप परिमेय संख्या तो कह सकते हो, लेकिन इसे आप छोटा करके दिखाना या सरल कर देना, 2/1 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आप। ये तो परिमेय संख्या के संग्रह को, यानी कि इसके समूह को क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्यू से। और ये भी आप याद रखेंगे, जैसे एक मान लो थैला है ये, ठीक है, और इसमें परिमेय संख्याओं को भर दिया गया है। क्या, किसको भर दिया गया है, परिमेय संख्याओं को। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें किस प्रकार की संख्या होगी, तो प्राकृत संख्या होगी। क्या होगी जी, प्रकृत संख्या होगी। और क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, एक और क्या होगा, तो पूर्णांक शामिल होगा। तो ध्यान में रखेंगे, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय क्या होता है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों का समूह होता है। ठीक है, अब ये भी आप याद रखेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ देख लो आप, जैसे 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 3 है कि नहीं है, ठीक है। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। लेकिन याद रखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है, अनंत, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो अनंत कौन कौन होगा जी, तो 2.1 हो जाएगा, फिर 2.12, 2.1 सॉरी, हाँ ठीक है, और फिर 2 आपका कितना हो जाएगा, 2.13, 2.42, इस तरह से करते 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 पूरा ख़त्म कभी नहीं होगा। और इस प्रकार की अनंत संख्याएं बन सकती है। तो आप ध्यान में रखेंगे, मेरा बताने का पर्पस क्या है कि कोई भी 2 परिमेय संख्या 5 और 6 ले लो या कुछ भी ले लो, यहाँ उस दोनों के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। ठीक है, ये आप समझ गए। अब चलिए प्रश्नावली हम पर आ रहे हैं। प्रश्नावली आपका प्रश्नावली 1.1 निकाल लीजिए बुक, अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे ये क्या होता है। देखिए पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है।
क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक और q 0 के बराबर नहीं हो। तो इस अवस्था में आप क्या करेंगे कि शून्य की बात हो रही है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो क्या इसके नीचे एक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए। बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है, इसके नीचे एक हो सकता है। तो परिमेय संख्या का फॉर्म क्या होता है? p बाई क्यू होता है। तो p की जगह पर तो ये है, भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि हाँ, शून्य परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि q की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 5 6 7 8 कुछ भी। ठीक है, आगे आप देखेंगे दूसरा सवाल, 3 एवं 4 के बीच 3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखें। तो आप सॉल्यूशन क्या करोगे 3 और 4 के बीच में? देखो, तो आप कर सकते हो, हल लिखना पहले। ठीक है, आपको कितना निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 में आप 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और नीचे आप क्या रखो? 7 रख दो। क्या रख दो? 7। कितने के बीच में निकालना? इधर रफ लिखना होता है। ठीक है, जब भी आप सवाल कोई बनाओगे तो इधर रफ लिखना। 3 एवं 4 के बीच में लिखना है, 3 और 4 के बीच में। तो आप यहाँ कितना रखोगे कि 3 आ जाएगा? तो 21 रखोगे आप, तभी तो 3 आएगा। यहाँ अब लिख लो। ठीक है, फिर और 2 है तो 3 के लिए ये हो गया। फिर 4 के लिए आप क्या करोगे? यहाँ नीचे रख दो 7। यहाँ कितना रखोगे कि 4 आ जाएगा? तो 28 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप कटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 बार में तो कट ही जाएगा ना, ये 3 बार में, 3 और 4 के बीच में। अब बताओ 21 और 28 के बीच में क्या क्या आ जाएगा? 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7 और ये 27/7। 1 2 3 4 5 6। और एक और बात ध्यान में रखोगे विद्यार्थी कि जो भी ये संख्याएं आ रहा है 22/7, 23/7, वो 3 और 4 के बीच में ही होगा। जैसे इसका वैल्यू 3 दशमलव कुछ कुछ हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 से अब नहीं होगा। तो ये आपका ये सोल्यूशन हो चुका है यहाँ से। ठीक है, एक और तरीका है निकालने का, परिमेय संख्या निकालने का एक और तरीका है। आप क्या करते हो? a + b/2 कर देते हो। मतलब 3 + 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 7/2, यानी कि 3.5 तो आ ही रहा है ना, तो 3.5 3 और 4 के बीच में ही आएगा। फिर एक बार आप क्या ले लो? 3.5 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर आप 2 से डिवाइड करो, फिर ये 7.5/2 आ जाएगा। तो ठीक है, ये भी जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल है, तीसरा देखेंगे। 3/5 एवं 4/5 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो आप क्या करो, इसके बीच में निकालना है तो नीचे का जो हर है ना उसको बराबर कर दो। तो बराबर तो यहाँ है ही जी, यहाँ भी बराबर है। कुछ ऐसा करो कि जो दोनों के बीच में संख्याएं आसानी से आ जाए। तो एक काम करेंगे, हम इसमें भी 10 से गुना कर देते हैं और यहाँ भी 10 से गुना कर देते हैं अंश बटा हर में। तो इसके वैल्यू में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। फिर 30 बटा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसको आप देखो 5 है, यहाँ भी 10 से गुना कर दो, यहाँ भी 10 से गुना कर दो, तो 40/50 हो जाएगा। फिर इस दोनों के बीच में लिख दो, इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 31/50, फिर क्या हो जाएगा? 32/50, फिर हो जाएगा 33/50, ठीक, फिर क्या हो जाएगा? 34/50। इस तरह से आप इसे बना सकते हो। ठीक, फिर 35/50 आ गया। तो जब ये भिन्न के रूप में रहेगा तो ऐसे बना लेना है, और जब ये पूर्णांक रहेगा या पूर्ण संख्या कोई रहेगा तो आप ये ऐसे बनाना है। अगर 6 पूछेगा तो 7 कर देना है, 7 पूछेगा तो 8 कर देना है। कुछ कथन दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। 4 नंबर सवाल, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? प्रश्नावली 1.1 की बात कर रहे हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो हम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, तो प्राकृत संख्या कहाँ से बात हो रही है? 1 3 यहाँ से होता है ना जी, प्राकृत संख्या यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जितना सारा प्राकृत संख्या है एक प्रकार की तो पूर्ण संख्या ही है। ये तो बात क्या है? सही है। क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या समाहित है। पूर्ण संख्या में क्या है? प्राकृत संख्या समाहित है, मतलब उसमें मिला हुआ है। इसलिए आप बता सकते हो कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की बात हो रही है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? 0 1 2 3 यह से होता है ना जी पूर्ण संख्या। लेकिन ये प्रत्येक पूर्णांक की बात हो रही है, तो पूर्णांक में -3 -4 -2 -1 भी तो शामिल है। तो क्या जितने सारे पूर्णांक है क्या सब पूर्ण संख्या है? नहीं, ये बात क्या है? गलत है। तो याद रखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, ये असत्य है, क्योंकि -3 पूर्ण संख्या नहीं है। अगला सवाल देखेंगे 4 का ही। ये 4 का आपको मैं दूसरा बताया हूँ, फिर आप देखेंगे 4 का तीसरा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4। बताओ 5/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। तो क्या 5/2 पूर्ण संख्या है? नहीं। तो ये भी क्या है? असत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 5/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आभार आपका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।